बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 25 आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेक्चर नंबर 25 में मैथमेटिक्स का टॉपिक जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैथमेटिक्स के टॉपिक्स में से जो मुश्किल तरीन टॉपिक्स होते हैं उनमें से एक होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसको निस्बत और तनासब का टॉपिक कहते हैं उर्दू में। तो ये जो आपकी एजुकेटर साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए जो ये इम्पोर्टेंट है। एजुकेटर जो साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो आर्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या वो लिटरेसी डिपार्टमेंट में लिटरेसी मोबिलाइजर की या मोनीटर की मीन्स के जो भी गवर्नमेंट जॉब है, किसी भी जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाला टॉपिक हर किसी को आपने जो ना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हर किसी को इसको क्लियर करना है, ठीक है जी। तो आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद साथ हम पढ़ेंगे साइंस का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपायरेशन एंड ट्रांसलोकेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद हिस्ट्री आज हमारा जो लेक्चर चैप्टर नंबर 2 है ना जी, 1857 से 1947 तक, वो आज क्लियर हो जाएगा हमारा। उसके बाद जीके के इंटरनेशनल डेज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा, लंबा होगा इंशाल्लाह ताला। ये पढ़ने के बाद आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अपने जो है ना जो अपना व्हाइट बोर्ड की तरफ जी। व्हाइट बोर्ड पे हम आ चुके हैं। तो आज हमने पढ़ना है सबसे पहले जी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हवाले से। तो रेशियो जो होती है ना जी, रेशियो होती है दो हम किस्म मिकदारों के दरमियान ताल्लुक। दो एक जैसी कोई भी जो चीज़ें हैं, जो सेम काइंड की चीज़ें हैं, उनके दरमियान जो रिलेशन होता है जिसको हम कहते हैं रेशियो। और इसको हम जो ये कॉलन है ना, कॉलन, इसको हम इस्तेदार करते हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी के दरमियान जो रेशियो होती है, ए निस्बत बी, इस तरह हम इसको पढ़ते हैं ए रेशियो बी। इसमें जो रेशो होती है, रेशो को हम काट के बटा भी कर सकते हैं, ए बटा बी, ठीक है। ये आपने हमेशा बात याद रखनी है। ए रेशो बी को हम ए बी बटा ए नहीं लिख सकते, हमेशा याद रखना। ये आपका पहला नंबर होता है, ये आपका दूसरा नंबर होता है। लेफ्ट साइड पे जो लिखा होता है वो आपका पहला नंबर होता है, जो राइट साइड पे लिखा होता है वो आपका दूसरा नंबर होता है, ठीक है। और अक्सर औकात ये भी पूछ लेता है कि जो रेशो में जो दो नंबर यूज होते हैं, दो क्वांटिटी यूज होती हैं, या दो कोई भी दो मिकदारें यूज होती हैं, उसमें जो पहली मिकदार होती है उसका नाम होता है एंटीसीडेंट। EANTECE में ये सारा अब लिखा हुआ है कि अब नोट्सों में, ठीक है। और जो दो दूसरे नंबर पे होती है, जो बाद में आती है, उसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट। तो इसको याद करने का बेहतरीन तरीका सिर्फ यही है। तो कॉन्सिक्वेंट आपको पता है, कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है जो भी किसी भी चीज़ के कॉन्सिक्वेंट बाद में आते हैं। आपको पता है ना, वो कोई बंदा कहता है कि आपने ये जो काम किया ना, आपने फॉर एग्जांपल आपने जो है ना मेरे साथ लड़ाई की है, तो इसके कॉन्सिक्वेंट आपको भुगतना पड़ेंगे। या आपने स्लैकनेस की है, आपने कोई जो ना वो जो अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से सारा अंजाम नहीं दी, तो उसके कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं नताइज को, बाद में आने वाली चीज़ को, ठीक है। तो इसी तरह ये पहला नंबर इसको एंटीसीडेंट है, और दूसरा नंबर जो बाद में आता है उसको हम कहते हैं जी कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। और इसको बटे में भी इस तरह फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और अगर दो जो रेशोज है ना, दो रेशो आपस में इक्वल हो जाए ना, दो रेशो आपस में इक्वल हो जाए, उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। उसको हम क्या कहते हैं जी? प्रोपोर्शन कहते हैं। थोड़ा सा नोट्सों की तरफ चलते हैं ताकि आपको इस चीज़ की समझ आ जाए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। रेशियो इज यूज फॉर कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेम काइंड। देखिए ना, पंजाबी में पूछा जाता है अकल बड़ी के भैंस, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकल बड़ी है कि भैंस। ओ भाई, कुछ कहते हैं जी अकल बड़ी, कोई कहता है जी भैंस बड़ी। हालांकि ये क्वेश्चन ही गलत है कि जो आपने किसी दो चीज़ों को कंपेयर करना है ना, उनके दरमियान अपने रिलेशन बताना है कि कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी ज़्यादा खूबसूरत है, कौन सी छोटी है, कौन सी तेज़ है, ठीक है। दो तो आपने दो एक जैसी मिकदारों के दरमियान कहना है। आपने ये नहीं कहना कि जी गाड़ी ज़्यादा तेज़ है कि जो है ना आपका खंबा ज़्यादा तेज़ है। तो एक जैसी चीज़ है ना। आप ये कह सकते हैं गाड़ी ज़्यादा तेज़ दौड़ती है कि मोटरसाइकिल ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। या आप ये कह सकते हैं कि फलां जो दो 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 एक जैसे लोग हैं ना, आप ये कह सकते हैं अली बड़ा है कि उमर बड़ा है, ठीक है। आप ये अली इंटेलिजेंट है कि उमर इंटेलिजेंट है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं। एक जैसी चीज़ों के दरमियान आपने कंपैरिजन करना होता है, डिफरेंट चीज़ों के दरमियान आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसके बाद ही the ratio formula for two numbers a and b is expressed as a nisbat b or a over b. When two or more ratios are equal, they are said to be in proportion. ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद द फार्मूला फॉर रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज ए निस्बत बी या ए रेशियो बी, ठीक है। ए जो है ना फर्स्ट टर्म और बी आपकी सेकंड टर्म है। फर्स्ट को एंटीसीडेंट, सेकंड को आपने कॉन्सिक्वेंट करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन में जो दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है जी? डायरेक्ट प्रोपोर्शन describe the direction direct relationship between two quantities if one quantity increase the other quantity also increase। क्या मतलब है जी? जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है ना जी, आप इसको यूँ समझ लें
कि आपका फॉर थोड़ा थोड़ा इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, ठीक है, हो गया जी क्लियर। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं रिश्तेदार को, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या कहते हैं जी, रिश्तेदार को। आप इसको इस तरह याद कर लें। और आपका जो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है ना, इनवर्स कहते हैं उलट को, मुखालिफ को, ठीक है, इसके कहते हैं जी मुखालिफ को, दुश्मन को, इस तरह समझ लें, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन वो है कि आप हंसते हैं तो वो भी आपके साथ हंसना शुरू कर देता है। आप सैड हैं, आपको दुख है तो दूसरे को भी दुख होना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्या मतलब है कि जो काम एक क्वांटिटी करती है वही काम दूसरी क्वांटिटी करना शुरू हो जाती है। एक क्वांटिटी ज़्यादा होती है, दूसरी भी बढ़ जाती है। एक क्वांटिटी कम होती है, दूसरी भी कम हो जाती है, ठीक है। उनका ऐसा रिलेशन जो एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाए। जो काम एक क्वांटिटी करती है वही काम दूसरी क्वांटिटी करे। कैसे है जी, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि बच्चे है ना, एक बच्चा जो 1 किलो दूध पीता है डेली का, एक बच्चा एक दिन में 1 किलो दूध पीता है। अगर आपके पास बच्चे 2 आ जाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूध भी ज़्यादा लाना पड़ेगा ना। 2 बच्चे भी 2 किलो पियेंगे ना, तो इट मीन्स के बच्चे बढ़ने से दूध की क्वांटिटी भी बढ़ गई है, बच्चे बढ़ने से दूध की क्वांटिटी भी बढ़ गई है। अगर इसका उलट हम करें, उलट कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी, एक बंदा जो है ना, एक बंदा एक कोई काम करने के लिए, एक बंदा कोई भी काम करने के लिए, आप चले फीमेल की मिसाल ले लेते हैं। एक फीमेल एक स्वेटर बुनने के लिए ना, स्वेटर बुनने के लिए 2 दिन लगाती है। एक फीमेल एक स्वेटर बुनने के लिए 2 दिन लगाती है, या कोई भी चीज़ उसको कढ़ाई करने के लिए 2 दिन लगाती है, उसको टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। या उसने कोई जो है ना, कोई भी ज्वेलरी की चीज़ बना ली है, ठीक है। तो अगर हम 2 फीमेल लगा दें उसी काम को, 2 फीमेल उसी काम को लगा दें तो क्या करेंगी, 2 फीमेल एक दिन में बना देगी। काम करने वाले जो ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो फिर दिन कम हो जाएंगे। मीन्स के जब हमने फीमेल ज़्यादा कर दी तो दिन कम हो गए। एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो गई है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वापस में उनका उलट का रिश्ता है, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको इसकी चीज़ की समझ आ गई होगी। अभी इसके क्वेश्चन करते हैं तो आपको बड़े इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा, इसके मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। और उसको जो जो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको हम इस तरह लिखते हैं, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है, ठीक है। ये प्रोपोर्शन का साइन है, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स। तो अगर लिखा हो ना इस तरह वाई 1/x, तो 1/x का मतलब पता है उलट है। ये वाई एक्स आपस में उलट है। अगर वाई बढ़ेगी तो एक्स कम हो जाएगा, वाई ज़्यादा होगी तो एक्स कम हो जाएगा, एक्स ज़्यादा होगा तो वाई कम हो जाएगी। एक दूसरे के उलट हैं, एक दूसरे को फॉलो नहीं करते, एक दूसरे की दुश्मनी करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी। क्वेश्चन क्या है जी, 30 men repair a road in 56 days by working 6 hours daily. In how many days 45 men will repair the same road by working 7 hours daily? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको हर जगह पे मिलेंगे। चाहे आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, साइंस की कर रहे हैं, गैट की कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी के आप जो है ना पेपर जो एडमिशन के वाले से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये पेपर एनटीएस पीपीएससी हर जगह पर ये प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। तो अब देखें, आपने स्टेटमेंट को बड़े गौर से पढ़ना है पहले, ठीक है। क्या जी, इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है ना जी, इसमें हर स्टेटमेंट के 2 हिस्से होते हैं, हर स्टेटमेंट के 2 हिस्से होते हैं। और जितनी भी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं ना, वो 2 दफ़ा इन्वॉल्व होती हैं। हर चीज़ 2 दफ़ा इन्वॉल्व होती है। कैसे जी, सबसे पहले आपने ये गौर करना है इसमें चीज़ें कौन कौन सी इन्वॉल्व हो रही हैं। पहले देखें जी, 30 मैन रिपेयर अ रोड इन 56 डेज। आप देखें जी, एक तो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है मैन, आदमी इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके बाद डेज इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके बाद आवर्स यानी कि टाइम इन्वॉल्व हो रहा है 6 आवर्स, ठीक है। आपने क्वांटिटी बस देखनी है कि कौन किस चीज़ की गिनती यूज हो रही है इसमें, ठीक है। इसमें गिनती किस किस चीज़ यूज हो रही है, एक तो मैन के साथ, ठीक है, उसमें क्वांटिटी यूज हो रही है, ठीक है। उसके बाद डेज की क्वांटिटी यूज हो रही है, उसके बाद आवर्स यानी कि टाइम की आपकी क्वांटिटी यूज हो रही है। उसके बाद जी, उसके बाद है इन हाउ मैनी डेज। अब देखिए ना, डेज दोबारा आ गए ना, पहले भी डेज यूज हुए हैं, दोबारा फिर आ गए हैं। 45 मैन, अब देखिए मैन भी दोबारा यूज होने लगे हैं। विल रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 7 आवर्स। देखिए आवर्स भी दोबारा, मीन्स के जो भी क्वांटिटी इसमें यूज होंगी, इन्वॉल्व होंगी, वो 2 दफ़ा इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। 2 दफ़ा इसमें, एक आपके क्वेश्चन में मैन भी 2 दफ़ा इन्वॉल्व हुआ है, इसमें डेज भी 2 दफ़ा इन्वॉल्व हुए हैं, और इसमें आपके जो है ना आवर्स यानी कि टाइम भी 2 दफ़ा इन्वॉल्व हुआ है। तो आपने जो जो चीज़ें नोट की हैं, आपने तीनों चीज़ों का पहले ऊपर लिख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे मैन, ठीक है। आपने नोट किया जी मैन, आपने मैन नोट किए। उसके बाद आपने नोट करना है जी आपने डेज, फिर आपने डेज नोट किए, उसके बाद आपने नोट कर लिए जी आवर्स।
ठीक है जी, समझ आ गया। अब इनको आपने तरतीब से लिखते जाना है। पहले आप लिखें पहली वाली लाइन जो है ना, पहली स्टेटमेंट क्या है जी, 30 मैन है, 56 डेज हैं और 6 घंटे हैं, ठीक है जी। इसमें जी 30 मैन है, इसमें 56 डेज हैं और 6 आवर्स हैं, 6 घंटे हैं, ठीक है। इसी तरह आपने इसकी दूसरे हिस्से की तरफ जाना है। दूसरा हिस्सा कौन सा है? दूसरा हिस्सा है जी, इन हाउ मैनी डेज 45 मैन विल रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 7 आवर्स। हाउ मैनी डेज, डेज यानी कि हमें नहीं पता, डेज यहाँ पे क्या मालूम करने हैं। डेज आ गए एक्स और 45 मैन आ गए, और आपका जो जो आर्स हैं वो आपके आ गए 7, ठीक है जी। तो अब इसमें 45 मैन आ गए, डेज उसने नहीं बताई, हमने निकालने हैं, और आर्स आपके बन गए 7। आर्स कितने बन गए? 7। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ तक जब आप लिख लेंगे, यहाँ से अब आपका काम थोड़ा सा मुश्किल शुरू होता है। एक स्टेप सिर्फ मुश्किल है, उसके बाद आपका सारे क्वेश्चन इजीली आप कर लिया करेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये तीनों आपके जो बने हैं ना, 3 आपके पास कॉलम बने हैं, इनमें जहाँ पे एक्स है ना, एक्स एक्स वाले के आपने एक्स से ऊपर की तरफ आपने तीर लगा देना है। एक्स से ऊपर की तरफ आपने तीर लगा देना है। आपने हमेशा याद रखना है ये बात, जहाँ भी आपका एक्स आएगा ना, आपने क्या करना है, एक्स से शुरू करना है और ऊपर की तरफ आपने तीर लगा देना। अगर एक्स ऊपर आ जाए ना, तो आपने ऊपर से नीचे की तरफ, मीन के एक्स की तरफ तीर की टेल होगी और दूसरी तरफ उसका हेड होगा, ठीक है। अब आपने सिर्फ ये जो है ना आपका इतना हिस्सा राइट साइड वाला, इसको आपने देखना, अभी लेफ्ट को छोड़ दें, ठीक है। अब देखें, ये इनका आपने सिर्फ देखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आप देखें, आपके पास जो है ना आपने कोई काम करना है ना, ठीक है, कोई काम करना है, उसमें अगर 6 घंटे आप काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं, तो आपके दिन लगते हैं 56। 6 घंटे आप काम करते हैं तो 56 डेज में जाके वो काम कंप्लीट होता है। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है। अगर आप 7 जो है ना आवर्स काम करना शुरू कर दें, आप फॉर एग्जांपल आप कोई कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, आप हर रोज़ 6 घंटे पढ़ें तो वो बुक आपकी 56 डेज में जाके ख़त्म होती है। अगर आप 7 आवर्स पढ़ना शुरू कर दें, डेली के 7 आवर्स पढ़ना शुरू कर दें, तो फिर आप क्या करेंगे, जल्दी बुक ख़त्म कर लेंगे ना। फिर सुन लें, 6 घंटे डेली पढ़ें तो 56 डेज लगते हैं बुक ख़त्म करने के लिए। तो अगर आप 7 घंटे पढ़ना शुरू कर दें, तो इट मीन्स कि आप दिन कम हो जाएंगे, जल्दी ख़त्म कर लेंगे। इसका मतलब है कि घंटे जब बढ़े हैं तो डेज कम हो गए हैं, घंटे बढ़ गए हैं तो डेज कम हो गए हैं। एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो गई है, तो ये क्या आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो तीर आपने उल्टा लगा देना है। उल्टे से क्या मुराद है, जो आपने एक्स के साथ जो लगाया ना, ये आपने ऊपर को लगाया था, ये हम नीचे को लगा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे नीचे को होता एक्स के साथ, तो उधर उधर हमने उल्टा लगा देना था, ऊपर को लगा देना था। मीन्स के जहाँ पे एक्स जो आपकी तीर की डायरेक्शन है ना, उससे ये उल्टा आएगा, क्योंकि ये इसमें क्या है, इसमें आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बनी है ना। अब आप समझें कि आपके पास जो है ना जी राइट साइड वाला खाना कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रेज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी ना क्लियर समझ आ जाए, ठीक है। इसमें आपको मैं इसको जी रेज कर देता हूँ, ये जो आपका, ये मैंने रेज कर दिया जी, ये आपका मैंने रेज कर दिया, ठीक है। अब आप समझें कि आपके पास जो है ना जी, ये आप आप समझें कि ये वाला आपके पास जो खाना है ना, ये लेफ्ट साइड वाला, ये सिर्फ अब हमने करना है। अब आपने राइट साइड वाला छोड़ देना है, ठीक है। अब क्योंकि राइट साइड पे हमने तीर लगा लिया हुआ है, अब लेफ्ट साइड का तीर लगाना है। आप देखें, 30 मैन है, 30 मैन, 30 आदमी मिलके 56 दिन लगाते हैं एक काम को मुकम्मल करने के लिए। किसी काम को मुकम्मल करने के लिए, किसी रोड को रिपेयर करने के लिए 30 आदमी लगेंगे तो 56 डेज लगेंगे। अगर हम मिस्त्री बढ़ा देते हैं, मजदूर ज़्यादा लगा लेते हैं, 45 हो गए हैं, तो दिन फिर ज़्यादा लगेंगे कम लगेंगे, जल्दी काम ख़त्म कर लेंगे ना। अगर आपने ज़्यादा लोग लगा लिए, आपने लेबर बढ़ा ली है, तो आप जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। इट मीन्स के जब आपके मिस्त्री ज़्यादा हो गए हैं ना, तो आपके फिर दिन कम लगेंगे। मिस्त्री ज़्यादा हो गए हैं तो दिन कम लगेंगे, क्योंकि काम करने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं ना। इट मीन्स के जब आपके मिस्त्री बढ़ गए हैं तो दिन आपके कम हो गए हैं। ये भी उलट है, ये भी उलट है, एक दूसरे से उलट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे तीर हमारा ऊपर को जा रहा था, तो यहाँ पे तीर हमारा नीचे को आएगा, यहाँ पे हमारा तीर नीचे को आएगा, ठीक है जी। आपने जब ये तीर लगा लें, उसके बाद समझेंगे आपका काम खत्म हो गया, उसके बाद आपका काम खत्म हो गया। ये क्वेश्चन समझेंगे अब सॉल्व हो गया, सिर्फ तीर लगाने ही मुश्किल काम होता है, ठीक है। जब आप तीर लगा लेते हैं, ठीक है जी, जब आपने तीर लगा लिए, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर लूँ ताकि आपको फिर जो ना इजी हो जाए थोड़ा सा, ठीक है जी। ये मैंने इसको रेज कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये आपने जी लगा लिए, तीर लगा लिए, ठीक है। जब आपने तीर लगा लिए, तो आपने क्या करना है इसका, अब ये लें जी, ये इसको मैंने थोड़ा सा ना रेज कर दिया,
ठीक है, इसको भी थोड़ा सा साफ कर लूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, इसका मैं पेन दोबारा पकड़ लूँ जी, ये लें जी। ठीक है जी, और इसका कलर भी हम कर लेते हैं वाइट। चलें जी, ये आपका एक्स था। ठीक है, ये आपका 56 है। अब जब आपने तीर लगा लिए तीनों, आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको देखना है एक्स वाले को। आपने एक्स ऊपर दूसरी रकम नीचे, एक्स ऊपर दूसरी रकम नीचे, या आपने क्या करना है, ये जो टेल है ना, टेल टेल से आपने शुरू करना है, टेल से शुरू करना है और आपने इसको बटे में लिख देना है। एक्स से शुरू हो रहा है, एक्स बटा 56 बराबर क्या आ गया। आप इसको लिखें, यहाँ पे किससे टेल कहाँ पे इधर है, 6 ऊपर आएगा, 6/7। जहाँ से तीर शुरू हो रहा है उसको आपने ऊपर लिखना है, जहाँ पे उसका हेड है ना उसको आपने नीचे लिखना है। साथ लिखेंगे मल्टीप्लाई, फिर इसकी बारी, ये जहाँ से तीर कहाँ शुरू ऊपर शुरू हो रहा है 30/45। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, एक्स वाली की एक साइड पे, बाकी तो एक साइड पे। अब इसको सिर्फ आपने सॉल्व करना है, हर चीज़ आपका सारा कुछ क्लियर हो चुका है। ठीक है, इसको आपने ज़रब चिल्ले पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। x/56 इज इक्वल टू क्या जी, इसको सिर्फ आप क्या करेंगे, ये 56 आपने, आपको पता ही होगा, आपने जो बटे वाली ज़रब तकसीम की होगी, ऊपर वाली को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × 30 बटा क्या आ जाएगा, 7 × 45। और ये आपका इधर क्या है, x/56, और x 56 नीचे है ना, ये जाके ऊपर चला गया, ये भी 56 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 6 × 30 × 56/7 × 45। ठीक है, तो आपने ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करके इसको आपने डिवाइड करके इसका आंसर निकालना है। तो आपका एक्स की कीमत आ जाएगी, आपके डेज निकल आएंगे। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे अब मैं टाइम नहीं ज़ाया करूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूँ, उसके बाद आपने फटाफट नेक्स्ट आपने मूव करना है। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जी, 40 kg फूड इज इनफ फॉर 4 पीपल फॉर 10 डेज। ठीक है, इसमें आपने सिर्फ चीज़ें नोट करनी है कि कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। पहली चीज़ क्या जी, 40 kg फूड, फूड उसके बाद पीपल, उसके बाद डेज। फूड, पीपल और डेज, आपने क्या करना है जी, इसमें नोट आपने की 3 चीज़ें, फूड, उसके बाद पीपल, ठीक है जी, और उसके बाद डेज। ठीक है, ये 3 चीज़ें इसमें जी इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इसमें कौन कौन सी है। पहले पहले हिस्से में जो है ना, उसमें पहले हिस्से में आपका आ रहा है जी 40 किलो खुराक है, 4 पीपल हैं और 10 डेज हैं, यानी कि 44 और 10। ठीक है, इसमें जी 40 है और 4 पीपल हैं और 10 डेज हैं। ठीक है, इसी तरह आपने इसका जो दूसरा हिस्सा जो ना वो देखना है, हाउ मच फूड इज रिक्वायर्ड फॉर 15 डेज इफ द पीपल आर सेम। पीपल सेम है, पीपल वही हैं, कितने हैं, पहले थे 4 थे, अभी भी 4 ही पीपल हैं। उसके बाद ये 15 दिन है और खुराक आपने निकालनी है कितनी हमें चाहिए। ठीक है, तो खुराक हमने जी निकालनी है, पीपल सेम है और दिन कितने हो गए हैं जी, 15 हो गए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने पहले तीर लगाना है एक्स के साथ, ये आपने एक्स से शुरू किया, ऊपर की तरफ ले गए। ठीक है, एक्स जहाँ पर लिखा हुआ है आपने एक्स से शुरू करना है, तीर आपने ऊपर को लगा दिया। ठीक है, एक्स की तरफ आपने टेल रखनी है, दुम रखनी है उसकी, जो तीर है आपका। ठीक है, उसके बाद देखें जी, जहाँ पे तो आ जाए ना बराबर बराबर है जी, 4 और 4। ठीक है, इसको आपने इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, आप जैसे मर्जी लगा दें। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे आपने करना है, इसके तीर की जो ना डेज वाला तीर, इसकी आपने फैसला करना है कि डेज वाला तीर कैसे लगेगा। आप देखें, आपने इसको दरमियान वाले को छोड़ के ना जिसका तीर की आपने फैसला करना है उसको और एक्स वाले को आपने नोट करना होता है, उसको आपने हिसाब लगाना होता है। आप देखें, ये आपकी खुराक है, 40 kg, 40 किलोग्राम जो खुराक है आपको चाहिए 10 दिनों के लिए। 10 दिन अगर आपने खाना है तो आपको खुराक चाहिए 40 किलो। अगर आपने 15 दिन खाना पड़ जाए तो फिर क्या होगा, खुराक ज़्यादा चाहिए होगी ना। ऐसे ही है ना, अगर आप जो है ना डेली जो है ना, आपने फॉर एग्जाम्पल एक दिन खाना खाना है तो आपके 50 रुपये लगेंगे। तो अगर आपको 2 दिन खाना पड़ जाए तो आप 100 रुपया फिर आपको ज़रूरत होगी ना। आप फॉर एग्जाम्पल किसी टूर पे जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं हमने 10 डेज़ वहाँ पे स्टे करना है, तो 10 डेज़ के लिए आप पॉकेट मनी जो लेके जाएंगे तो 15 दिन के लिए तो वो नहीं चलेगी। अगर आपने 15 दिन के लिए जाना तो फिर आप पॉकेट मनी आपको ज़्यादा लेके जानी पड़ेगी। मीन्स कि अगर दिन बढ़े हैं तो आपकी खुराक भी बढ़नी जानी चाहिए, दिन बढ़े हैं तो खुराक भी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है जी, ये आपकी जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो तीर यहाँ पे था उसी तरह का तीर यहाँ पे आएगा। तो बिल्कुल वही चीज़ आपने क्या करना है, x/40 बराबर क्या आ गया, ये है कि 4/4। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ये क्या, कहाँ से तीर शुरू हो रहा है, 15 से, 15/10। ये 4/4 इसलिए क्योंकि देखें ना 4 4 के साथ काट के फिर भी वो कैंसिल ही होना होता है, इसलिए इसको हम इसको इग्नोर कर देते हैं, जो बिल्कुल सेम चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब बिल्कुल आसान चीज़ है जी, आप x/40 बराबर आएगा 15/10, तो आप इसको काट दें, 5 2 बार 10, 5 3 बार 15। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा x/40/3/2, तो आज 40 उधर ले जाएंगे तो आज क्या आ जाएगा, x बराबर 3 × 40/2।
ठीक है जी। आपके पास आ गया जी x/40 बराबर 3/2 है। तो आप x उधर चला जाएगा, आपको जरब चिल्ला पाई करनी आती है ना, तो आप क्या करेंगे, 2 किधर लेके आएंगे, 2x इधर और 40 उधर लेके जाएगा, 4 × 3, तो ये 40 × 3, तो क्या आ गया x बराबर क्या आ गया 40 × 3/2, 2 एक बार 2, 2 20 बार 40, 20 3 बार 60। तो आपका टोटल आंसर कितना आ गया जी 60 किलोग्राम अब आपको खुराक चाहिए होगी 15 दिनों के लिए। उम्मीद है कि आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करना आ गया होगा। ये नीचे मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं आपके लिए, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है, उम्मीद है कि आप ये कर जाएंगे। उसके बाद जी ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपायरेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपस में मिक्स अप बड़े जल्दी हो जाते हैं। ये क्या है जी, ये किसी पौधे के वाले से होते हैं जी, ठीक है। ये आपके पास पौधा है को फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, ये आपके पास पौधा है, ये आपका एक पौधा है, ठीक है। पौधे के अंदर 3 तरह की जो है ना हरकत होती है, 3 तरह की मूवमेंट होती है पौधे के अंदर। कौन कौन सी? एक मूवमेंट होती है, आपने जो पौधा है ना ज़मीन के अंदर से पानी पकड़ेगा, ज़मीन से पानी चूसेगा, पानी को चूसेगा और अपनी जड़ों के जरिए आपने होते हुए स्टेम से फिर टहनी पत्तों तक, तो आप सारा पानी जो है ना वो अपने हर हिस्से में पहुंचा देगा। नीचे से वो चूसना है पानी और ऊपर तक उसने ले जाना है, अपने हर पौधे के सारे हिस्सों तक पहुंचेगा। इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट होती है ना, जैसे बसों की ट्रांसपोर्ट होती है, एक जगह से पकड़ते हैं दूसरी जगह पर जाके उतार देते हैं। अब ये जो पानी पौधे के अंदर पहुंचा है ना, अब इस पानी ने पौधे के पत्तों से बाहर निकल जाना है। जैसे जैसे पौधे आएगा ना, धूप लगेगी तो बुखारात बन के पौधे के से ऊपर को निकल जाएगा, उसको हम कहते हैं जी जो ना ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन, इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद ट्रांसपायरेशन, बाहर निकल जाना। ट्रांसपोर्ट है नीचे से ऊपर को जाना, और उसके बाद जमीन के बाहर से पानी अंदर आना, बाहर है ना जमीन के बाहर से पानी पौधे के अंदर आना, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और पौधे के पत्तों से फिर बाहर को निकल जाना, उसको क्या कहते हैं ट्रांसपायरेशन। और तीसरी मूवमेंट क्या होती है, तीसरी मूवमेंट ये होती है, जो पौधे के पत्ते होते हैं ना जी, इसमें पौधे की खुराक तैयार होती है, पौधे की खुराक तैयार होती है पत्ते में। ये आपने ये भी बात आपने हमेशा याद रखनी है, अक्सर पूछ लेता है कि जो पौधे का कौन से जो खुराक तैयार करता है, तो जो बच्चे होते हैं अक्सर उसमें जड़ लगा देते हैं, हालांकि जड़ में खुराक तैयार नहीं होती, खुराक पत्तों में तैयार होती है, ठीक है। अब जो सारे पत्ते हैं ना, पत्ते खुराक तैयार करते हैं, ठीक है। अब ये जो तैयार शुदा खुराक होती है ना, वो पौधे के हर हिस्से में पहुंचती है, नीचे से पत्तों से लेकर जड़ों तक। तो ये ना मुकम्मल ये स्टेम यानी तना, जिसकी टहनियाँ, हर चीज़ पे खुराक पहुंचती है, उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन का मतलब है सिर्फ आपने लोकेशन चेंज करनी है, बाहर या अंदर नहीं करना, ठीक है। आप ट्रांसपोर्ट क्या है जी, बाहर से अंदर पानी आता है, बाहर से अंदर पानी है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपायरेशन क्या होता है, पानी बाहर अंदर से बाहर जाता है। और ट्रांसलोकेशन क्या, सिर्फ लोकेशन चेंज होती है, सिर्फ लोकेशन चेंज। लोकेशन किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ की जो आपकी उसकी मौजूदा पोजीशन है ना, सिर्फ उसको चेंज करना है। क्या मतलब है, ये पत्तों से जो खुराक है वो पौधे के अंदर दूसरे हिस्सों तक पहुंचानी है, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ चीज़ अंदर आती है, ना ही कुछ चीज़ बाहर आ जाती है, ठीक है। अंदर से अंदर ही रहती है, सिर्फ लोकेशन चेंज होती है, इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ये 3 चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है जी। ट्रांसपोर्टेशन जो हमने लिखा हुआ है, प्लांट्स ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव थ्रू जाइलम, ये भी आपने याद रखना है। जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, ये जाइलम के जरिए होती है, जो पौधे के अंदर पाइप होते हैं ना, जो जमीन से पानी को चूस के पौधे के सब हिस्सों तक पहुंचाते हैं, उसको हम जाइलम कहते हैं, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड, आर लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ की जो है ना अपनी ज़्यादा चीज़ से कम चीज़ की तरफ मूव करती है, अपनी ज़्यादा क्वांटिटी से कम क्वांटिटी की तरफ चीज़ मूव करती है, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है जी। डिफ्यूजन मीन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर मूव अमाउंट टू इट्स लोअर अमाउंट, ये आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स थ्रू एवेपोरेशन इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या, बाहर निकल गया पानी, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन है मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। लीव्स आर प्रोडक्टिव फंक्शन इन ट्रीज, इट अकर्स इन फ्लोएम। क्या मतलब है, जो आपकी खुराक की नाली है ना, देखिए हर जैसे इंसान है ना, इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने खून की नाली रखी हुई है, खुराक की नाली रखी हुई है, सांस की नाली रखी हुई है, इसी तरह पौधे के अंदर भी सारी नालियाँ हैं, उसमें भी सांस की नाली लहदा है, उसको स्टोमेटा वगैरह जो भी आप कहते हैं,
वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें जो ना पानी की नाली, उसको हम क्या क्या कहते हैं जी, जो पानी की नाली उसको हम जाइलम कहते हैं, और जो खुराक की नाली है ना उसको हम कहते हैं फ्लोएम कहते हैं। पौधे के जो खुराक पत्तों से सारे पौधे की जो पहुंचाती है उसको हम कहते हैं फ्लोएम कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हिस्ट्री है, 1857 से 1997 तक मुकम्मल हो गया। उसके बाद ये इंटरनेशनल डेज हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद कर लेना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जून को होता है, ठीक है। ये आपके सारे इंटरनेशनल डेज जो ना आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। वर्ल्ड रेडियो डे है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल वुमेन डे, इंटरनेशनल इस्लामोफोबिया, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।